अस्सलाम वालेकुम मालिक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। मालिक साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। आप मुश्किल से टाइम निकालते हैं लेकिन निकाल लेते हैं। बहरहाल मालिक साहब स्टार्ट करेंगे। डरते हैं क्लास साहब से, हम डरते हैं। चले शुक्र है किसी से आप डरते हैं, शुक्र है, मेहरबानी। मालिक साहब हम बहुत इंजॉय करते हैं आपका एनालिसिस, क्लास सब भी बहुत इंजॉय करते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा टाइम निकाल लिया करें हमारे लिए। अच्छा स्टार्ट करेंगे। ये जो जलसे के बाद सिचुएशन डेवलप हुई, ये जिस तरह से हमने देखा जो जलसे के दौरान हुआ, फिर जिस तरीके से जलसा एक ड्रामेटिक तरीके से उसमें सिचुएशन ख़राब हुई अचानक, और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि एक उसके आफ्टर शॉक्स आने शुरू हो गए, गिरफ्तारियां हुई, पार्लियामेंट में जाकर गिरफ्तारियां हुई, फिर अली अमीन गंडापुर साहब गायब हो गए, फिर वो सामने आ गए, उन्होंने कुछ बातें की, अब वो बातें ज़ेर बहस हैं। ये पूरी सिचुएशन जिस तरह से डेवलप हुई 8 सितंबर के बाद, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए नजर ये आ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट को हवा दी जा रही है और रोज एक नया लेवल आया जा रहा है। उस दिन जो आपका जलसा हुआ उससे आपने देखा जो जुबान इस्तेमाल की, वो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना बेट करना, नजर आ रहा था कि गंडापुर साहब बेट कर रहे हैं गवर्नमेंट को, रियासती इदारों को, कि इनका रिएक्शन आए। और फिर हमने रिएक्शन देखा। ये और बात है कि गवर्नमेंट ने जो रिएक्शन किया काफी बेवकूफाना था और खुद वो अपनी सफाइयां देते पे फंस के, लेकिन रिएक्शन तो आया। अब आज उन्होंने बात कर दी है अफगानिस्तान की टॉक्स की। देखें बड़ा बार बार एक मुआवजा बांग्लादेश से किया जाता है पाकिस्तान का, और गंडापुर साहब और दूसरे बार बार ये सुनाते हैं कि जी बांग्लादेश बन जाएगा, यहाँ भी हालात हो सकते हैं। लेकिन मैं देखा था 6 पास जो मुजीबुर रहमान में थे, जिस उन्होंने उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान के लिए बहुत से राइट्स मांगे थे, उसमें भी उन्होंने कहा कि जो डिफेंस है और फॉरेन अफेयर्स है ये मरकज के पास रहेगा और बाकी चीजें आप जो हैं फेडरेटिंग यूनिट को दे दें। इवन मुजीबुर रहमान ऑल्सो उन्होंने ये बात नहीं की कि जी हम इसको आगे चलाएंगे और हम फॉरेन अफेयर्स डील करेंगे। आई थिंक ये जान के चीज को बढ़ाने वाली बात हो रही है, बढ़ावा दिया जा रहा है, नीडलेसली कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाया जा रहा है। अच्छा जिस तरीके से ये बात आप कह रहे हैं कि बढ़ाई जा रही है, बात आगे से आगे चलती जा रही है, तो लग क्या रहा है मालिक साहब की ज़्यादा मुश्किलात खड़ी होने वाली है बानी पीटीआई के लिए और अली अमीन गंडापुर के लिए, और आफ्टर दी स्टेटमेंट्स दैट ही इज गिविंग? देखिए दो सिचुएशन है, वेरी सिंपल। अगर तो खान साहब की मंशा पे, उनकी हिदायत पे अमीन गंडापुर ने जो 8 तारीख को जो की बात और आज जो की, तो फिर से क्लियर नजर आता है कि खान साहब को अब यकीन हो गया है कि देयर इज एब्सोल्युटली कोई पॉसिबिलिटी नहीं है किसी किस्म की सुलह की या रफोशमा की। और वो खुद भी माजी में कहते रहे हैं कि जी मैंने तो बड़ी कोशिश की कि बातचीत हो, हमारे मिस्त्रीज भी थे, फिर उन्होंने ये भी दावा किया कि मुख्तलिफ 5-6 लोग बातचीत कर रहे थे, आइडेंटिफाई नहीं किया। तो इसका ये मतलब है कि कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया उनकी तरफ से। फिर लास्ट बयान आया था कि अब हमारी तरफ से कोई बात नहीं करेगा, कोई किसी को कांटेक्ट नहीं करेगा। अब उसके बाद सिवाय एक फुल फ्लेज कॉन्फ्लिक्ट के ऑप्शन रह क्या जाता है। ये तो है एक सिचुएशन अगर खान साहब की मंशा से हुआ है। अगर उनकी मंशा से नहीं हुआ तो फिर तो और भी खतरनाक मूव है, क्योंकि फिर अमीन गंडापुर साहब क्या सोलो फ्लाई कर रहे हैं? क्या वो ये चाहते हैं कि खान साहब की मुश्किलात में इजाफा हो? क्योंकि अब ये देखिए कि 2-3 चीजें खान साहब के हक में जा रही थी। अभी नैब का जो अमेंडेड एक्ट आया है उसके अंदर उनको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगी, तो शाखाना वाले रेफरेंस में है। फिर बार बार वो ये कहते थे और पार्टी कहती थी कि जस्टिस फायजी साहब आए हैं और बिल्कुल अक्टूबर में जब चेंज आएगी तो सुप्रीम कोर्ट 4 हल्के खोल देगी तो आप पूरा ये निज़ाम गिर जाएगा। तो अगर आपको रिलीफ नजर आ रही हो और आपको ये भी नजर आ रहा हो कि टॉप कोर्ट आपके ख्याल में आपके मुवाफिक हो रही है, तो फिर तो इंसान उन चीज़ों को थोड़ा इंतजार करता है। सो आई थिंक कि मुझे ये बहुत ज़्यादा गुस्सा और डिसअपॉइंटमेंट नजर आ रही है खान साहब को, जब मुझे लगता है कि बिल्कुल यकीन हो गया कि नो मैटर व्हाट हैपन्स उनसे एस्टैब्लिशमेंट ने ना बात करनी है, ना अभी नेगोशिएट करना है, ना कोई सेटलमेंट करनी है। तो फिर उनके पास ऑप्शन सिवाय फुल फ्लेज कॉन्फ्लिक्ट के मुझे तो और नजर नहीं आता। जी मालिक साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया।
ये सर आप भी फॉलो करते हैं, हम भी रीड करते रहते हैं सिचुएशन को। ये अचानक एस्केलेशन हुई है, पहले भी चल रही थी, खान साहब जब कैद में गए थे गिरफ्तारियां हुई थी, तो लेकिन ये जो इसने ये डेंजरस लेवल्स पे इसने टच किया है, जो बातें यहाँ तक पहुँच गई हैं, जो अफगानिस्तान से हम बात करेंगे, अब लगता नहीं है कि जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के बाद ये प्रोसेस तेज़ हुआ है सर? अचानक फायर वर्क, अचानक गुस्सा, स्टेटमेंट, दोनों साइड से एक्शन वर्सेस रिएक्शन होना शुरू हो गया। न्यूटन का थर्ड लॉ जो है कि एवरी एक्शन एज ए रिएक्शन, को लगता है आपको जनरल फैज़ की गिरफ्तारी से वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें आई हैं, लोगों ने कहना शुरू कर दिया, स्टोरीज आना शुरू हो गई, ISPR ने भी कह दिया जनाब कि वहाँ पे कि हम ये फौजी ट्रायल की तरफ उन्होंने इशारा दिया। आप इसको समझते हैं कि जनरल फैज़ गिरफ्तारी वाज अ टर्निंग पॉइंट जिसके बाद ये सिचुएशन ऐसे ये ख़राब हुई है सर? डॉक्टर साहब, मैं इसको जनरल फैज़ की गिरफ्तारी को कॉन्सिक्वेंस समझता हूँ। मैं उसकी वजह से बाकी जो वो कॉन्सिक्वेंस नहीं समझता। बहुत सी चीजें बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत सी चीजें इसको अंग्रेजी में कहते हैं दे रीच्ड अहेड, पहुंच गई हुई थी। मेरा ख्याल है जनरल फैज़ की गिरफ्तारी ही उसी वक्त की गई है जब ये फैसला हो गया द हाईएस्ट लेवल कि अब पीछे नहीं हटना और चीजों को जहां लॉजिकल कंक्लूजन पे लेके जाना है। तो जनरल फैज़ की गिरफ्तारी मेरा ख्याल है कोई अनफोर्सीन या अनप्लान या अचानक नहीं थी और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी सामने हैं। सो आई थिंक ये एक लिंक था, एक सिलसिला, और ये उसके अंदर एक अब ये कह सकते हैं कि उसके बाद हालात और तेजी से बिगड़ रहे हैं, लेकिन आई डोंट थिंक इसने शुरू किया है। आई थिंक वो एक नेचुरल एक पॉइंट था जिसने एक पॉइंट पे आना था। उसके बाद तो चीजें पब्लिक होना शुरू हुई है ना, हमें जनरल फैज़ के बारे में ISPR भी आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और चीजें सामने आई, लेकिन उससे पहले तो सारा सिलसिला बहुत महीनों से चल रहा था। नहीं मालिक, मैं इसलिए कह रहा था, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कि ये पहली दफ़ा ISPR ने हिंट किया कि खान साहब का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है, और जिन लोगों के राब्ते थे इनसे जनरल फैज़ से पॉलिटिकली तौर पर, उन तमाम का हम ये करेंगे, कोर्ट मार्शल करेंगे, ये उन्होंने बात इशारों के नयों में या उन्होंने वाजे कही, और बाद में खबरें ये बाद में खबरें सामने आना शुरू हो गई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि गंडापुर साहब के भी कोई राब्ते थे, वो निकले हैं। आप ही मेरा ख्याल है ये बात कह रहे थे, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो वहाँ से उनको भी था। फिर वो खान साहब को भी कहने लगे बाज़ लोग के वहाँ से भी राब्ते थे, उनके भी कोई एविडेंसेज हैं। फिर पता चला कि लोग कोई वादा माफ गवाह बन गए, कुछ वहाँ पे गवाहियाँ आ गई हैं, तो उन्हें तो ये फील हुआ है कि शायद जनरल फैज़ के साथ हम तीनों चारों का एक ट्रायल होगा। सो दैट्स द रीज़न दे रिएक्टेड, और ये मुझे लगता है कि उसका बड़ा गहरा तल्लुक है जितना ये रिएक्शन है और जितनी लड़ाई बढ़ी है सर। रोल्फ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जो 8 को तकरीर हुई, क्या वो खान साहब की डायरेक्शन पे हुई या खान साहब ने बाद में उसको ऑन किया, क्योंकि उनको पसंद तो आया होगा जब कोई भी। आपका क्या एनालिसिस है? आप खान साहब को जानते हैं, बड़ा उनको आपने कई इंटरव्यूज किए हुए हैं, मिले हुए हैं, हम सब मिलते थे, मतलब आपको 30-35 साल पॉलिटिक्स कवर करते हो गए। आपका क्या ख्याल है खान साहब के बारे में? मैं उधर ही आ रहा हूँ जी सर, मैं उधर ही आ रहा हूँ। देखिए, मेरा ख्याल है कि 8 फरवरी से पहले फैसला ये था मुख्तलिफ हल्कों का कि हमने वैंक्विश कर देना, तबाह कर देना, खत्म कर देना PTI को। जब 8 फरवरी का इलेक्शन आया और जिस तरह वोटिंग हुई, तो ये तो सबको समझ आ गई कि भाई आप वैंक्विश नहीं कर सकते पार्टी को। फिर आई थिंक प्लान B शुरू हुआ कि जिसमें आप कहते हैं अच्छा हम वैंक्विश नहीं कर सकते तो पार्टी को कंट्रोल करें। अगर पार्टी कंट्रोल आप करना चाहेंगे तो आप कैसे कंट्रोल करेंगे? कि जब तक खान साहब अंदर हैं, पहली तो कोशिश ये है कि वो एंडलेसली अंदर हैं और एक के बाद दूसरा मुकदमा, और जब तक वो अंदर हैं आप एक ऑल्टरनेट लीडरशिप तैयार करें जो मैनेजेबल हो। अब इस वक्त आप एक चीज देखिए कि अली मीन गुंडापुर साहब हमेशा से ही वो इस समय बोलते हैं, कभी कई बार तो बहुत ही बेहुदा सी बात भी कर देते हैं, जिस तरह उन्होंने जर्नलिस्ट के बारे में की, सब कुछ किया, वो अलग चीज़ है, लेकिन उनका एक पर्टिकुलर स्टाइल है, सब कुछ है। इस वक्त ये देखिए खान साहब के बाद इस वक्त पार्टी में क्या कोई अनडिस्प्यूटेड लीडर है? वो इस वक्त अली मीन गुंडापुर है। 8 से पहले अनडिस्प्यूटेड लीडर नहीं थे। पहले सिस्टमैटिकली KP के अंदर जितने उनके राइवल थे जो उनको चैलेंज कर सकते थे, उनको सबको रास्ते से हटा दिया गया। उन्होंने हटाया या जिसने भी हटा दिया उनको हटा दिया। आप मुझे बताएं कि एक जो PTI के नजदीक सबसे बड़ा जलसा हो रहा हो, इतने महीनों की कोशिश के बाद इजाजत मिले, क्या उससे एक दिन पहले आपको समझ आती उमर यू का रेजिग्नेशन? मेरी जो समझ से बालातर है, KP में इस वक्त कोई भी नहीं रहा। KP की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी और ओवरऑल PTI की पॉलिटिक्स में इस वक्त एक ही अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं
वो हैं अमीन गंडापुर साहब। क्या अमीन गंडापुर साहब टेम्पररी ऑल्टरनेटिव वो हैं लीडरशिप? आई डोंट नो, बिकॉज अगर तो खान साहब की मंशा से वो 8 वाली तकरीर है फिर तो टोटल स्टोरी और है। अगर खान साहब की मंशा या हिदायत के ऊपर वो स्पीच नहीं हुई तो फिर आपको गंडापुर साहब को भी टोटल दूसरी लाइट में देखना चाहिए और शायद देखना भी पड़े। मैं इस बात को यहीं पर रुकूंगा। नहीं, खान साहब ने तो अगले दिन जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बड़ा सख्त बयान जारी किया, आपने भी यकीनन सुना होगा। उन्होंने कहा जनाब गंडापुर साहब ने बिल्कुल ठीक बातें की और जो लोग वजाहतें कर रहे हैं, माफिया मांग रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए, वो बुज़दिल हैं, वो पार्टी में मत रहें। ही वॉज रिफरिंग टू उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर। तो खान साहब ने तो इतना बड़ा था, उन्होंने बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब को उन्होंने वो कर दिया है और रगड़ के रख दिया है। उमर अयूब तो जस्टिस एक दिन पहले फादे किए नहीं, उन्होंने अगले दिन उन्होंने माफी मांगी ना जाके जी यूं नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, मतलब ये नहीं था, माफ कर दे। मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, मैं समझिए उमर अयूब क्या कोई पार्टी का सेक्रेटरी जनरल इतने बड़े इवेंट से एक दिन पहले रिजाइन करता है? नोबडी हैज आस्क्ड हिम किया तुमने इतने क्रिटिकल पॉइंट पे क्यों रिजाइन किया? तो वो रेजिग्नेशन ऑर्डिनरी रेजिग्नेशन नहीं है। यही उमर अयूब थे जब 1-2 माह पहले इन्होंने रिजाइन किया या इनको कहा गया रिजाइन करने का, तो पूरा उन्होंने एक पार्टी के अंदर एक पूरा ड्रामा हुआ इसमें लोग खड़े हुए सेशन में, उन्होंने कहा नहीं आप वापस लें रेजिग्नेशन। फिर एक डेलीगेशन खान साहब के पास, फिर खान साहब ने कहा कि नहीं उसको रेजिग्नेशन वापस ले, और फिर महीने डेढ़ के बाद आप दोबारा फारिग हो गए। नहीं, तो आपके क्या जहन में आ रहा है सर? आप इतने बड़े एनालिस्ट हैं, आपका काम ये गुत्थियां सुलझाना है, मजीद गुत्थियां मतलब देना नहीं होता। मेरे नजदीक कोई ज्यादा गुत्थी नहीं है। मेरे नजदीक सिर्फ ये है जो ना मैं जान सकता हूँ ना आप जान सकते हैं कि गंडापुर साहब की जो स्पीच थी 8 की, क्या वो खान साहब की हिदायत पे थी या बाद में खान साहब को पसंद आई? खान साहब को कोई भी सख्त तरीके से बात करे, फ्रंट फुट पे खेले, तो हमेशा से खान साहब को पसंद आता है। वो खुद भी फ्रंट फुट पे खेलने वाले आदमी है, इस पे उनको पसंद आता है। हाँ यार ये दबंग है, दलेर है, देखो उसने उड़ा दिया सब कुछ, ने ऐसी की तैसी कर दी। तो ऐसी की तैसी तो उन्होंने की सब की। उन्होंने उस दिन फौज को भी सुनाई, उन्होंने गवर्नमेंट को तो खैर सुनानी थी, उन्होंने जर्नलिस्टों को भी सुनाई, उन्होंने वो बातें की। आज उसको वो एक स्टेप ऊपर ले गए। अगर मैंने कहा ना बड़ी सिंपल सी बात है, अगर तो खान साहब की एमा पे हुआ सब कुछ 8 को, तो फिर तो बड़ा क्लियर सिग्नल है कि खान साहब को 100% वशूर हो गए हैं कि मेरी अब किसी ने बात ना मेरे से करनी है, ना इन्होंने मुझे आने देना है। अगर इनके बस में हुआ तो अब मुझे लड़ाई को एक और नई लेवल पे लेके जाना है। और इसके लिए अच्छा मालिक, आप समझते नहीं है कि 8 सितंबर वाला जो जलसा था एक अपॉर्चुनिटी भी थी पीटीआई के लिए, खान साहब के लिए, कि 22 अगस्त को खान साहब ने एक बड़ा अच्छा जेस्चर दिया जब एस्टेब्लिशमेंट ने उनको अप्रोच किया कि आप जलसा ना करें, और उन्होंने नहीं किया, और उसके बदले में उन्होंने फेवर की कि आप 8 सितंबर का कर लें। और उस पर हुकूमत भी थोड़ी सी वो डिस्टर्ब थी कि भाई साहब ये तो राब्ते हो गए हैं, शायद कोई हम दरमियान में से हम ना निकल जाएं। एक अच्छा गुड फील फैक्टर पैदा हुआ था। अब तो आपके ख्याल में 8 सितंबर को अगर थोड़ी सी एक चलाकी करके, ट्विस्ट करके, ज़रा थोड़ा सा बैलेंस अप्रोच रखी जाती है, हुकूमत को भी एक खौफ होता है कि इनके दरमियान कोई राब्ते हुए हैं और ये थोड़े से सॉफ्ट हुए हैं, एक आईनी कानूनी बात कर रहे हैं, थ्रेट गाली गलोच नहीं कर रहे, तो आपको लगता नहीं है कि रिजल्ट माइट हैव बीन डिफरेंट? स्पेशली जब हुकूमत कह रही थी जलसा शायद ना हो, लेकिन फिर भी एस्टेब्लिशमेंट ने कहा नहीं भाई हमारा वादा है, हम खान साहब से वादा पूरा करेंगे। तो दे कुड हैव यूज्ड इट फॉर एक मतलब थोड़ी सॉफ्ट, राब्ते मजीद पक्के हो सकते थे, वो रास्ता निकल सकता था, वो इसको यूज़ भी कर सकते थे इस अपॉर्चुनिटी को कि थोड़ा सा को हल्का हाथ रखा जाए। बट दे प्रेफर्ड कि नहीं, अब शायद मजीद जलसों की ज़्यादा ना मिले उनको, या जो गिरफ्तारियाँ हुई, मुकदमे हुए, पर्चे हुए, जो मतलब आफ्टर वर्ड्स हुआ, तो एक मौका दे। ये मेरा ख्याल है, ये भी रॉन्ग माय असेसमेंट सर। मौका ये कोई पहला मौका ज़ाया नहीं हुआ। खान साहब ने पहले भी कई जगह बहुत से वाक़े निकले। लेकिन मुझे एक बात बताएं, चलो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ये हो क्या रहा है। मसलन उस दिन इनकलाब लेके आ गए थे अमीन गंडापुर साहब, ठीक है, यहाँ भी कह दिया नई अदालतें छोड़ेगी, 15 दिन बाद हम छुड़ा लेंगे और हम जाके खान को ले आएंगे, जिसपे ख्वाजा आसिफ पुराने पॉलिटिशियन है, उन्होंने गिनती शुरू कर दी, उल्टी गिनती। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, आओ इंतजार कर रहे हैं, अब 10 दिन रह गए। मुझे सिर्फ समझ ये नहीं आ रही कि जो कॉन्फ्लिक्ट इस स्टेज पे ले जाया गया है, क्या पीटीआई के पास वो स्ट्रीट मसल है कि वो उसको सड़कों पे कर सकते हैं? और अगर इतने स्ट्रांग हैं अमीन गंडापुर साहब, तो मेरे 2 सवाल हैं जो आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। 6 घंटे जब ये खामोशी हुई, गायब हुई,
तो हम लोग भी 10 जगह फ़ोन कर रहे थे, आप भी कर रहे होंगे। कोई कह रहा था अरेस्ट हो गए हैं, कोई कह रहा था जी उठा के ले गया, कोई कह रहा था जी पता नहीं जी आदमी GHQ में बैठे हुए हैं। और वो बात में तो खुद उनके जराए कहते हैं कि जी वो रेलेवेंट लोगों के साथ मीटिंग कर रहे थे। चलें, हो रही होगी, उनके साथ ही हो रही होगी। फिर अगले दिन वो आते हैं और उसका कोई जिक्र नहीं होता। एक रेजोल्यूशन पास करती है सरहद असेंबली, KP की असेंबली, जिसके अंदर तमाम बातें वो हैं जो पहले ही आइन में थी कि फौज का कोई बंदा अगर इन्वॉल्व होगा सियासत में उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आइन में पहले ही है, मुशर्रफ से मुकदमा भी दर्ज हो चुका है और हम फौज के खिलाफ नहीं है, कुछ जर्नैलों के हैं। बात यह है कि अगर आप इतना इंकलाब ला रहे हैं तो फिर आप उन जर्नैलों का नाम लें, फिर टेक देम ऑन ना, ताकि मैं और आप भी खड़े हों इनके साथ कि हाँ यार इन्होंने इतना हौसला किया, आइडेंटिफाई किया ना, आपने वो किया। अगर इतना आप इंकलाब लाने की पोजीशन में, बाकी मुल्क तो बाद में छोड़े, आपने ऑफिशियली अनऑफिशियली लड़ाई भी हुई कि मुझे ये चीफ सेक्रेटरी और ये IG नहीं चाहिए। यार आप तो अभी तक अपने सूबे का चीफ सेक्रेटरी और IG नहीं बदलवा सके, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। आप फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये चीजें बैठती नहीं है। अच्छा मालिक, लेकिन एक और देखें जो उन्होंने एक और चीज़ उन्होंने की है। अब आज उनकी ये पेशावर में कौंसल जनरल जो हैं अफगानिस्तान के, उनसे मुलाकात भी की है और वो आपको पता है कि यहाँ पर साथ में ये भी कह रहे हैं कि जनाब हम अफगानिस्तान से खुद रब्ता करेंगे। तो उसके बाद फेडरेशन कितनी बात जाती है सर? दो चीज़ें हैं ना, आपने खुद शुरू में एक बात की सर, बड़ी बातें सुन रहे हैं कि शायद इनके रवाबित हैं ये उस केस में। दो ही चीज़ें हैं ना, एक तो यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब को ये नज़र आ रहा है कि आने वाले दिनों में मुझे इन्वॉल्व किया जाएगा उस केस में, हो सकता है मैं वजारत आला से हाथ धो दूँ तो मैं इतना बड़ा एक स्टैचर बनाऊँ कि इन तमाम बातों की वजह से मुझे हटाया गया। ठीक है, यही आप मुझे तो एक दलील समझ आती है कि उन्होंने कहा कि ठीक है ऐसी झटके में खान साहब भी खुश हो जाएं कि मेरा एक ठुक के लॉयलिस्ट आदमी है और मैं अगर कल को हटाया जाऊं किसी भी तरीके से, चाहे इन हाउस या व्हाटएवर, तो फिर मैं एक मार्टर बनूं, मैं एक शहीद बनूं कि देखें मैंने एस्टैब्लिशमेंट को चैलेंज किया, मैंने तमाम को चैलेंज किया, मेरी छुट्टी कर दी गई। तो उनका कद बाकी तमाम पार्टी लीडर्स से ऊपर हो, और इस वक्त उनका कद है बड़ा। इस वक्त वो अपनी पार्टी की सबसे टारिंग पर्सनालिटी है खान साहब के बाद। लेकिन आपको भी PTI का पता है, आपको भी खान साहब का पता है, कल जब खान साहब बाहर आएंगे तो सारे एक ही साफ में खड़े होंगे महमूद यार, डजंट मैटर किसने कितनी कुर्बानी दी है, कौन नहीं है। वो उस वक्त जो खान साहब का मूड होगा, जो उस वक्त खान साहब अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, उसमें फैसले होंगे। तो इसमें बहुत से क्वेश्चंस हैं, जो बहुत से बयानात और एक्शंस ऐसे हैं गड्डा साहब पे सवालिया निशान उठते हैं। अच्छा मालिक, एक और आप थोड़ा सा फाइंड द आंसर्स पार्लियामेंट की तरफ आते हैं सर। जिस तरीके से हमें शहबाज शरीफ साहब गायब हो गए हैं, कहीं पे नज़र नहीं आ रहे, चौथा पांचवा दिन है, मुल्क में डांग सोटा, लड़ाई झगड़े, पार्लियामेंट में जलसे जुलूस, गिरफ्तारियां इतनी बड़ी तादाद में। पहली दफ़ा मेरा ख्याल है आप भी इसको कवर कर रहे हैं 85 से, मैं भी 2002 से कवर कर रहा हूँ पार्लियामेंट को। इस तरह के हमने कभी नहीं देखे, पुलिस घुस गई हो, MNS गिरफ्तार कर लिए गए हों, पार्लियामेंट के अंदर से 8-10 लोगों का जिस्मानी रिमांड हो गया हो, और वो इतने दिनों का। तो सर ना ये वज़ीर दाखिला नज़र आ रहे हैं, ना आपके वज़ीर आज़म नज़र आ रहे हैं, और फिर जो वहाँ पे उनको दोबारा वो उन्होंने प्रोटेक्शन आर्डर जारी किए हैं, इनकी जो स्ट्रैटेजी थी वो तो इनके गले पड़ गई हुकूमत की। PTI जो डिफेंसिव पे गई थी, भाग रहे थे, गिरफ्तारियों से डर भर के इधर उधर हो गए थे, और एक डिमोरलाइजेशन एक नज़र आती थी PTI के वर्कर में कि यार ये लोग तो डर के मारे भाग गए, तो लड़ेंगे क्या, तो हम कहाँ लड़ें। तो अचानक आपको लगता नहीं है कि उन्होंने रिवाइव किया है, और इस वक्त हुकूमत एक उसमें कार्नर में, और हुकूमत एम्बेरस है, एंड दे आर फीलिंग इन ए टाइट रोप, और PTI फिर छा गई है सर उन पे पार्लियामेंट में भी और बाहर भी। तो बहुत बुरी पॉलिटिक्स थी मेरा भी, जिस तरह गिरफ्तारियां हुई, जिस समय तो कहा है, बजाय इसके कि 8 फरवरी के इलेक्शन की बात हो, ये 8 वाली तकरीर की बात होती, गड्डापुर की चीजें डिस्कस हो रही होती, ये अपनी सफाइयां देने में फंस गए। मेरा ख्याल है तो वेरी वेरी स्टूपिड मूव। लेकिन देखिए उनका गायब होना मुझे समझ आता है। जो इस वक्त इमरान खान का सियासी कद है, गवर्नमेंट के पास, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो PMLN है, इनके पास उसका काउंटर जवाब नहीं है। ये नहीं डील कर सकते। वो मसला इनके लिए तो बड़ी खुशी का मुकाम है कि उनका बोझ सारा एस्टैब्लिशमेंट ने उठाया हुआ है, और इनको ये पता है कि अगर कोई इमरान खान को देखें, अभी भी जितना अर्सा वो अंदर है, अभी भी क्या ये लोग रखने में कामयाब हुए हैं, तो ये तो साइड पे खड़े में हैं। ये इन्होंने तो वो पहलवान को देख रहे हैं, 2 पहलवानों की लड़ाई हो रही है,
और इनका तमाम फ्यूचर सब कुछ दाव पे लगा हुआ है एक पहलवान। अच्छा मालिक, लास्ट क्वेश्चन सर, गवर्नर राज की बातें हो रही है, मास पीटीआई को डराने के लिए की जा रही हैं, गंडापुर साहब को टू मेक हिम फॉल इन लाइन, टू अपीज देम, थोड़ा सा डरा के रखना है कि भाई साहब हम आपकी हुकूमत ख़त्म कर देंगे जो वहाँ से सपोर्ट आ रही है, जो कुछ भी हो रहा है, या वाकई आपको लगता है कि गवर्नर राज लग सकता है? हालांकि मेरे ख्याल ऐनी तौर पे इतनी मुश्किलात हैं उसमें कि गवर्नर राज लगाना इतना आसान नहीं रहा, बल्कि जरदारी साहब ने भी लगाया था वहाँ पे, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत तोड़ी थी, शायद 2011 था, तो भी वो कुछ अरसे बाद बहाल हो गया था कोर्ट से, कचहरी से। तो आपको क्या लग रहा है, ये मतलब वो कैरेट एंड स्टिक खेलने की कोशिश कर रहे हैं, गंडापुर साहब को डराया जा रहा है, या कोई वाकई आप समझते हैं गवर्नर राज लगाए जा सकते हैं? जो हालात मतलब ऑलमोस्ट बगावत वाली गुफ्तगू है सारी। हाँ, लेकिन देखिए मेरा ख्याल है वो अगर ये टारगेटेड एक्शन लेंगे, पर्चे कर या ये कर वो कर, वो ज्यादा शायद इम्पैक्टफुल हो। गवर्नर राज आपने खुद जैसे बताया बड़ा मुश्किल है, पर सुप्रीम कोर्ट में जाके उसने टेस्ट ऑफ टाइम पास करना है, इतना सिंपल नहीं है। हाँ, अब एक बार ये सुप्रीम कोर्ट अगर बड़ी अदालत बन जाए, जब जजेस ऐड हो जाएंगे, उसके बाद मेरा ख्याल है लग सकता है, उससे पहले नहीं लग सकता। उससे पहले आज की सुप्रीम कोर्ट तो नहीं, मतलब 1-1.5 महीना आप कह रहे हैं इंतजार किया जाना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? मेरा ख्याल है कि मतलब 25 अक्टूबर के बाद सुप्रीम कोर्ट की हैयत बदले बगैर सूबे की पावर सेक्शन की हैयत नहीं बदली। अच्छा, आपने हैयत की बात की तो आपको काजी साहब बदलते हुए लग रहे हैं? जो प्रेस रिलीज आई थी तो काजी साहब ने थोड़ी वजाहत दिया कि भाई साहब अगर मैंने ये भी नहीं कहा था, मैंने वो भी नहीं कहा था, जिसके बाद तनकीद आना शुरू होगी और बहुत सारे। वो काजी साहब अभी तक बीच में हैं गेम में, मतलब गेम जो है उससे उन्होंने अपने आप को बाहर नहीं किया, बड़ा क्लियर, हम तो पहले ही कहते थे। तो ये सारी शराब की भी पूरी कोशिश है, ये सारी शराब की खबरें अभी भी पूरी कोशिश है टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। इनका सिर्फ इशू नेशनल असेंबली का नहीं है, वहाँ पे दे आर क्वाइट ओके, इन्होंने चीजें बहुत हद तक नंबर्स पूरे कर लिए। मालिक एक बात बताएं, प्रॉब्लम आ रहा है सेनेट का, सेनेट में कुछ 4 सीट्स का इशू आ रहा है। मैं सेनेट पे आ रहा हूँ सर, मैं हालांकि मैं अपने तय वो कर चुका था सर। सेनेट में जब यूसुफ गिलानी साहब और सादिक सजनानी साहब का मुकाबला हो रहा था, आपको याद होगा, जब हासिल बसंजो साहब का भी आपको याद होगा, हासिल बंजो साहब मेरा ख्याल है वो भी लड़ रहे थे पहली दफ़ा सजनानी साहब के खिलाफ। वो याद है 64 खड़े हुए थे, वोट कितने निकले थे सर बाद में, जो मतलब हासिल बंजो साहब के हक में? गिलानी साहब के साथ भी यही कुछ हुआ था, जनरल फैज बैठे थे उस वक्त सर, इफ यू रिमेंबर सर। तो सेनेट में तो ये चीज़ें होती रही हैं। बहुत नहीं, इतना आसान नहीं था इस बारी सेनेट इनके लिए, बहुत पानी गुजर गया हुआ पुलों के नीचे, जो हालात हो गए हुए हैं उसमें और अब में बहुत फर्क पड़ गया हुआ। इसलिए वो जो 4-5 सीट्स का फर्क आ रहा है, अगर देखिए अगर मौलाना साहब भी इनको सपोर्ट करते हैं लार्जर नेशनल इंटरेस्ट में, और 1973 के आइन की रोशनी में, ये भी ज़हन में रखें, वो ये भी कहते होते हैं, तो इनकी बनती है 59 सीट, इनको 64 चाहिए। तो ये आखिरी नंबर, अभी ये चीजें ऐड अप कर रहे हैं एएनपी के साथ और बाकियों के साथ, और वहां पे मसला इनको प्रॉब्लम आ रही है। नेशनल असेंबली आप इनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं तो वहाँ ही कंफर्टेबल है, वो कहते हैं हमारे पास नेशनल असेंबली के नंबर्स हैं। आप देखें ना टेक्निकली वो जो 41 तो टेक्निकली आजाद है ना पीटीआई वाले, तो उसमें से 3-4 ही निकाल लें इनको। लेकिन हुकूमत अगर बहुत कॉन्फिडेंट है, मौलाना फजल रहमान साहब को राम कर सकते इतने बड़े जॉइंट को, पॉलिटिकल जॉइंट को, तो बाकी तो इतनी बड़ी कोई कीमतें तो नहीं होती लोगों की, सेनेट हो या आपको पता है हम भी देखते रहे हैं सर। एग्जैक्टली ये तो मैं कह रहा हूँ। बड़ी मेहरबानी ब्रदर, बहुत शुक्रिया सर जी, थैंक यू वेरी मच सर, एनी टाइम, थैंक यू ब्रो, थैंक यू।